अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल हमास जंग का आज 17वां दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गाज़ा में चारों तरफ हो रही बमबारी के बीच लोग फिर से शुमाली गाज़ा लौटने लगे हैं। उन्हें इसराइल की उन धमकियों का डर नहीं है। दरअसल इसराइल ने कहा था कि जो लोग शुमाली गाज़ा खाली नहीं करेंगे उन्हें भी दहशतगर्द समझ लिया जाएगा। पिछले 24 घंटों में गाज़ा में की जा रही इसराइली बमबारी में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी गाज़ा में राफा और जबलिया कैंप समेत 25 जगहों पर भारी बमबारी की है। जबलिया से अब तक 30 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। मरने वालों में ज़्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। वहीं गाज़ा में रेड के लिए घुसे इजरायली फौजियों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ंत हुई। यरगमाली बनाए गए इसराइलियों को ढूंढने के लिए घुसे फौजियों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइल फायर की। इस दौरान एक इसराइली फौजी की मौत हो गई। हमास ने दावा किया कि गाज़ा पट्टी में घुसे इसराइली फौजी अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स छोड़कर वापस भाग गए। हिंदुस्तान ने कल हिंदुस्तानी फिजाइया के एक तैयारे के जरिए फ़लस्तीन के लोगों के लिए 38.5 टन तिब्बी और इमदादी सामान भेजा। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने आज बताया कि हिंदुस्तानी फिजाइया के एक C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारी के जरिए तकरीबन 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन आफात से मुतालिक इमदादी सामान फ़लस्तीन के लोगों के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि तैयारा इमदादी सामान को मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे पर उतारेगा, जहाँ से उसे बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस के जरिए गाज़ा पट्टी के इलाकों में पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भेजे गए इमदादी सामान में ज़िंदगी बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात, आलात जराही, खेमे, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, सफाई की सहूलियात, पानी साफ करने की गोलियां और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी का मुआयना करने के लिए मरकजी टीम कल तेलंगाना आएगी। मरकजी आबी वसाइल कमेटी के रुकन अनिल जैन की सदारत में 6 रुकनी कमेटी तेलंगाना का दौरा करेगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मरकजी आबी वसाइल कमेटी को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि मेडीगड्डा रिजर्वायर के सुतूनों में शुगाफ पड़ने के बाद बैराज की सलाहियत की जांच के लिए एक मरकजी टीम भेजने की दरख्वास्त की। किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर आबी वसाइल गजेंद्र शेखावत को लिखे गए खत में डैम की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग से लेकर तामीरी कामों तक के फैसलों के बारे में हक़ाइक़ की तफसीलात हासिल की। रियासती सदर किशन रेड्डी ने मरकजी आबी वसाइल के वजीर को एक खत लिखा। गजेंद्र शेखावत ने टीम की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया। मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत ने एक मरकजी टीम भेजने का फैसला किया। मरकजी आबी वसाइल एसोसिएशन के रुकन अनिल जैन की क़यादत में 6 रुकनी टीम तश्कील दी गई। टीम ने आज तेलंगाना महकमे आबपाशी के अहदेदारों से मुलाकात की और कल कालेश्वरम डैम का दौरा करेगी। We have built this dam in 2019 and it has been working very well for the past 5 years, and the design of the barrage was done by the state government. It was designed for 28.25 lakh cusecs, and in the last year we reached a water discharge of 28.7 lakh cusecs, and the dam was safe. Everybody saw that, and due to some development suddenly in block 7 of the barrage, there was some development of sagging in the bridge. Yesterday evening there was a loud sound was heard. After that, immediately we got the news and we have rushed from our headquarters, the design team and the people who can assess the preliminary thing have already come.
Right now, water is flowing, so we have to wait for the water to be reduced. After that, we can start, finding out the analysis on why it has happened. And L&T is there, of course, to. बतकमा दशहरा और दीपावली त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद में फूलों की मांग में इजाफा हुआ है, लेकिन तलब के मुकाबले सप्लाई काफ़ी कम है, जिसकी वजह से गुड़ी मलकापुर फूलों की मार्केट में फूलों की कीमत बढ़ गई है। मुख्तलिफ फूलों जैसे ऑरेंज बंटी से लेकर गुलाब के फूलों की कीमतें 50 रुपये से लेकर 160 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में विजयदशमी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। दशहरा त्यौहार के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने खानदान के साथ प्रगति भवन के नल्ला पोचम्मा मंदिर में पुजारियों की जानिब से मुनक्किदा खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर की अहलिया शोभा, फर्जंद व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव, बहू शरीमा और पोता हिमांशु मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने बटेर के दर्शन किए, जो कि एक नेक अलामत समझा जाता है। रिवायत के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने अपने पोते हिमांशु के साथ वाहन पूजा में भी शिरकत की। बाद चीफ मिनिस्टर ने रिवायती अंदाज में वैदिक पुजारियों की तरफ से मुनक्किद की गई असलाह पूजा में भी शिरकत की। पूजा के प्रोग्रामों के बाद प्रगति भवन के अहदेदारों और अमले ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से आशीर्वाद दिया। केसीआर ने इस मौके पर सभी को दशहरे की मुबारकबाद दी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर IT के.टी. रामाराव ने दशहरे के मौके पर रियासत तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर के.टी.आर ने ट्वीट किया और कहा कि विजयदशमी के मौके पर मैं आपको अपने तमाम अच्छे कामों में कामयाबी की ख्वाहिश करता हूं। के.टी.आर ने अपने ट्वीट में कहा कि आप और आपके अहले खाना को दशहरा त्यौहार की बहुत बहुत मुबारक। मरकजी वज़ीर सियाहत व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर और बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ बागलिंगमपल्ली मुशीराबाद में बतकम्मा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने तेलुगु अवाम को दशहरा की मुबारकबाद दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई बरसों से रियासत तेलंगाना में दशहरा नवरात्रि के दौरान बतकम्मा का त्यौहार बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। इसमें ख़वातीन लड़कियां हिस्सा लेती हैं, ख्वाह वो किसी भी उम्र तबके से ताल्लुक़ रखती हों। उन्होंने तमाम के लिए सेहतमंदी और खुशहाली के साथ साथ बेहतर बारिश के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
मिशन चाणक्य सर्वे रिपोर्ट में एक तरफ बीआरएस पार्टी के इख्तिदार में आने की पेशकशी की गई है तो दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए चंद्रशेखर राव को 43% अवाम ने मौजूद उम्मीदवार करार दिया, जबकि कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी को 30% और बंडी संजय को 11%, किशन रेड्डी को 4% अवाम ने चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर पसंद किया। मिशन चाणक्य की जानिब से 15 और 16 नवंबर को भी नए सर्वे रिपोर्ट मंजर आम पर आने वाले हैं। इसके अलावा फैक्ट्स मार्किंग एंड रिसर्च सर्विसेज नामी इदारे के प्री पोल सर्वे में बीआरएस की कामयाबी की पेशकशी की गई है। इस इदारे की जानिब से रियासत के 119 असेंबली हलकों में सर्वे किया गया, जिसमें बीआरएस को 73 से 78 सीटों पर कामयाबी मिलने के इम्कान जाहिर किए गए। इस इदारे ने रियासत भर के 17,850 पोलिंग स्टेशन से वाबस्ता 1,12,000 राय दहिंदों से बातचीत करते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें कांग्रेस को 25-30 हलकों में कामयाबी के इम्कान बताए गए, मजलिस को 7-8 और बीजेपी को 6-10 हलकों में कामयाबी हासिल करने की पेशकशी की गई। इस इदारे ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी पर भी आवाम की राय हासिल की, जिसमें 36.9% 36.9% ने केसीआर की हुक्मरानी को बहुत अच्छी करार दिया, जबकि 37.2% ने हुकूमत की कारकर्दगी पर भी अलहदा तौर पर राय हासिल की गई, जिसमें 31.9% ने बहुत अच्छी और 38.7% ने इसे एक नॉर्मल हुकूमत करार दिया। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस ने अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इसी के हिस्से के तौर पर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इस माह की 31 तारीख को महबूब नगर के कोल्हापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। इस जलसे को पालमूरू प्रजा बहरी का नाम दिया गया। कांग्रेस की रियासती क़यादत जलसे में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। इंतखाबी जलसे के इंतजाम पर तबादला ख्याल के लिए पार्टी के सीनियर लीडर मल्लू रवि के मकान पर कांग्रेस कायदीन का इजलास हुआ। साबिक़ वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने प्रियंका गांधी को इस जलसे के लिए मदऊ किया। तेलंगाना के असेंबली शेड्यूल के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी का इस तेलुगु रियासत में ये दूसरा दौरा है। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ 18 अक्टूबर को पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम मुलुक जिले में किया गया था। कांग्रेस पार्टी मुत्तहदा महबूबनगर जिले पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए है। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक मरतबा फिर बस यात्रा करेंगे। पार्टी ने रियासत में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पहले मरहले की बस यात्रा के अख्तिताम के बाद पार्टी के सीनियर कायदीन ने दूसरे मरहले की यात्रा पर तवज्जो मरकूज कर दी है, जो इस माह की 26 तारीख से शुरू होगी। यह यात्रा 3 दिनों तक जारी रहेगी। राहुल गांधी के 3 दिनों के दौरान इंतखाबी तशहीर के प्रोग्राम के रूट मैप को हतमी शक्ल देने में रियासती कांग्रेस की क़यादत मसरूफ हो गई है। पहले मरहले की बस यात्रा ने मुल्क मुत्तहदा करीमनगर निज़ामाबाद अजला का अहाता किया था। दूसरे मरहले की बस यात्रा का आगाज़ कहाँ से किया जाए, इस सिलसिले में जल्द ही वजाहत सामने आएगी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में भोपालपल्ली बीआरएस पार्टी के काउंसलर रजीता श्रीनिवास, ममता, कमलाकर, मंजुला, रवि गौड़ और दीगर शामिल हो गए। संपत टीबी केजीएस कमेटी के रुकन भी थे, कांग्रेस में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जहां रेवंत रेड्डी ने खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। तेलंगाना कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त के सिलसिले में स्क्रीनिंग कमेटी की जानिब से इक़दामात में तेजी पैदा कर दी गई। कमेटी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश कर दी है। दशहरे के बाद पार्टी की दूसरी फहरिस्त जारी होने की तवक्को की जा रही है। इस माह की 25 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास होगा, जिसमें उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर तबादला ख्याल की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक 30 से 35 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त की इजरा का इम्कान है। बाकी हलकों के पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों को तलब करते हुए पार्टी उनसे बातचीत करेगी, जिसके बाद ही तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी।
कांग्रेस कायदीन के तेवर इख्तिदार मिलने के आसार से ही बदलने लगे हैं। साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी जो खामोश तबीयत के मालिक हैं, उनको भी इस उम्र में जोर दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक प्रोग्राम के दरमियान उनके पीछे आवाज करने वाले शख्स पर वो बरस पड़े और कहा कि उसको निकाल कर बाहर करे। जाना रेड्डी के इस रवैये पर दीगर ने भी एतराज किया। इस पर जाना रेड्डी उन पर बरहम हो गए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस कायदीन इख्तिदार में आने के बाद 10 साल इख्तिदार से दूर रहने का पूरा बदला लेगी। ఆ తర్వాత ఎవడాడు బతికెళ్ళాడు తోచేయండి అవతలికి. అట్లా ఇన్నరే అది తెలియదు, నీకు అనుభవం లేదు. ఇది మన గొప్ప, ఇది మన గొప్ప. అదే నిన్న మన అన్ని ఊళ్ళు చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఎన్నికలు ఆ తర్వాత ఎల్ఎన్సీలో భాగమే ఊరికే సపోర్ట్ మేము అన్ని ఆలోచిస్తున్నాం. మేము బాధపడుతున్నాం, నువ్వే బాధపడుతున్నావు. నువ్వు ఈ రోజు కూడు. ఆ తర్వాత ఎవడా तेलंगाना कांग्रेस पार्टी टिकट से महरूम नाराज कायदीन को मनाने का काम दशहरे के बाद शुरू करेगी। इस सिलसिले में साबिक वज़ीर जाना रेड्डी की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। जाना रेड्डी पार्टी के उन कायदीन से खुसूसी मुलाकात करेंगे जो टिकट से महरूमी पर पार्टी छोड़ने के बारे में गौर कर रहे हैं। मरहलावार तौर पर तमाम अजला के कायदीन से मुलाकात का मंसूबा है। बताया जाता है कि जाना रेड्डी और उनकी टीम ने उन कायदीन की तफसीलात हासिल कर ली हैं जिन्हें AICC से टिकट नहीं मिले हैं। जाना रेड्डी की टीम नाराज कायदीन को मशवरा दे रही है कि 10 साल से सब्र करने वाले रहनुमा मजीद 1 माह ताउन करें तो अच्छा होगा। तेलंगाना बीजेपी के लीडर कोमर रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की जल्द ही कांग्रेस में वापसी की तवक्को की जा रही है। उन्होंने गुज़िश्ता साल पार्टी और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। उनके इस्तीफा के बाद उनके हल्के मुनुगुड़ू का ज़मनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था। इस ज़मनी इंतखाब में BRS के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने कामयाबी हासिल की थी और राजगोपाल रेड्डी को शिकस्त हुई थी। कांग्रेस में वापसी के ख्वाहिशमंद राजगोपाल रेड्डी ने अपने हामियों के साथ इस सिलसिले में तबादला ख्याल भी किया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से जाफरानी जमात की सरगर्मियों से दूरी अख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद राजगोपाल रेड्डी के इस खुसूस में अहम फैसला लिए जाने की तवक्को है। तेलंगाना बीजेपी निर्मल की जिला सदर रमा देवी पार्टी टिकट न मिलने पर अश्कबार हो गई। गुज़िश्ता रोज जाफरानी जमात ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें उनको जगह नहीं दी गई, जिस पर रमा देवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने रामाराव पटेल को इस हल्के से उम्मीदवार बनाने पर रमा देवी ने शदीद मायूसी का इजहार किया और वो जज्बाती होकर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ ज्यादती की है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि भैंसा और मधुल में उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कई सरगर्मियों के साथ खिदमत अंजाम दी थी, ताहम उनको ही टिकट से महरूम कर दिया गया। पार्टी ने उनकी खिदमत को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने रोते हुए कहा कि पार्टी ने उनसे नाइंसाफी की है। వాళ్ళు వచ్చింది ఇన్ని రోజుల పార్టీ ఎందుకు గుర్తు రాలేదు వీళ్ళకి? నేను తిరిగినప్పుడు పార్టీని చూసి నవ్విన వాళ్ళు కదా, ఇవాళ ఎట్లా పార్టీ గుర్తొచ్చింది? ఇవాళ నేను దున్ని విత్తనం వేసి పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ పంట తీసుకోబోతుంటే నాకు బాధ కదా. నేను పునాది వేసి ఇల్లు కట్టి ఇవాళ నేను కట్టిన ఇంట్లో గృహ ప్రవేశం చేస్తుంటే నాకు కడుపులో బాధ కదా. అంత అన్యాయం భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు చేసింది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చింది ఇన్ని రోజుల పార్టీ ఎందుకు గుర్తు రాలేదు వీళ్ళకి? నేను తిరిగినప్పుడు పార్టీని చూసి నవ్విన వాళ్ళు కదా, ఇవాళ ఎట్లా పార్టీ గుర్తొచ్చింది? बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज के पिलर्स में शुगाफ पड़ने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव पर भ्रमी का इजहार किया और कहा कि इस गैर मियारी तामीरी काम की तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आला KCR पर आयद होती है।
उन्होंने कहा कि इसके नुकसानात की वसूली वज़ीर आला और उनके अरकान ख़ानदान से की जानी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और कमीशन एजेंट्स सब वज़ीर आला KCR और उनके अफराद ख़ानदान थे। वंडी संजय ने बताया कि KCR हुकूमत न तो कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं है और ना ही फ्लाईओवर ब्रिजेस और ना ही शाहराहों के तामीरी कामों की कोई गारंटी है। इसीलिए वक्त आ गया है कि ऐसी हुकूमत को निकाल फेंक दिया जाए। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మించిన ప్రాజెక్టులకు గ్యారెంటీ లేదు, బ్రిడ్జ్లకు గ్యారెంటీ లేదు, రిజర్వాయర్లకు గ్యారెంటీ లేదు, రోడ్లకు గ్యారెంటీ లేదు, వంతెనలకు గ్యారెంటీ లేదు, ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్లకు గ్యారెంటీ లేదు. లాస్ట్కు తెలంగాణ ప్రజల భవిష్యత్తు గ్యారెంటీ లేని పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ మూర్ఖత్వపు ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో జరుగుతున్నది. గతంలో మరణ సాగర్ అనేక ప్రాజెక్టులు లీకేజ్ అయినాయి, అనేక బ్రిడ్జిలు కూలిపోయినాయి. లక్షల కోట్లతో నిర్మించినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఉంటదా ఉండదా అని గ్యారెంటీ లేని పరిస్థితి ఉన్నది. ఒక ప్రమాదం పొంచి ఉన్న విషయాన్ని తెలంగాణ సమాజం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రాజెక్టు కట్టి గడవలే, ఇంకా అదనంగా ఒక నీళ్ళు వచ్చిన గ్యారెంటీ లేదు. అంతకుముందు మోటార్లు మునిగిపోయినాయి, ఇప్పుడేమో ప్రాజెక్టే కుప్పగులే పరిస్థితి వచ్చింది. దీనికి ప్రధాన కారకుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఇన్ని లక్షల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నుంచే రికవరీ చేయాలి పైసలని కూడా కట్టాలి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కట్టాలి. నీ అయ్యే జాగిరి కాదు, తాత జాగిరి కాదు. నువ్వే కదా బడా ఇంజనీర్ అంటే నువ్వు కూడా టోపెట్టుకుంటువి, చేతుల కట్టబట్టుకుంటువి. बीजेपी रुकन असेंबली ईटाला राजेंद्र ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव फौरन इस्तीफा दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल मिदीगड्ढा जाने की इजाज़त नहीं दी गई। माजी में कुछ इंजीनियर्स और साबिक इंजीनियर्स ने KCR की गलतियों के बारे में खबरदार किया था। अपोजिशन और इंजीनियरों ने माजी में खबरदार किया था, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करते हुए खुद को इस तरह पेश किया जैसे KCR एक अजीम इंजीनियर है। KCR ने अपारा भगीरथ होने का दावा किया। पिछली हुकूमत ने तुमडीहट्टी के पास से प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा बनाया था, तब उसकी लागत सिर्फ 16,000 करोड़ थी। उस वक्त के वज़ीर आला ने सलाहियत बढ़ाने के लिए दीगर तब्दीलियों की लागत को बढ़ाकर 34,000 करोड़ का दिया था। KCR ने अपनी तंग नजरी की वजह से कालेश्वरम के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि किसी और का कोई नाम नहीं होना चाहिए। इतने बड़े प्रोजेक्ट को बैनुल अक़वामी टेंडर तलब किए बगैर खुद ही अलॉट किया गया। जब नागार्जुना सागर बनाया गया था तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज भी यह बरकरार है। SRSP और श्रीशैलम प्रोजेक्ट बनाए गए थे, अब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। KCR की गलती की वजह से मिदीगड्ढा बैरेज को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए इसकी राज जिम्मेदारी KCR पर जाती है। వరకు మనం లిఫ్ట్ చేసినటువంటి నీళ్లు కేవలం 172 TMCలు మాత్రమే, 172 TMCలు మాత్రం లిఫ్ట్ చేశారు. 172 TMC అంటే ఒక TMC దాదాపుగా 10,000 ఎకరాలకు మనం వేసుకున్నా కూడా తెలంగాణలో ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో అయితే 3,000 ఎకరాలకే వస్తుంది. కానీ మన దగ్గర పొదుపులో వాడుకుంటాం కాబట్టి, మళ్ళీ బోర్లు బావులు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్క TMC వాటర్ తెలంగాణలో రైతులు 10,000 ఎకరాలు కల్టివేట్ చేస్తారు. ఇవాళ కట్టిన కరెంటు బిల్లు ఈ 172 TMCల నీళ్ళని లిఫ్ట్ చేయడానికి కట్టిన బిల్లు వచ్చిన బిల్లు 9,000 కోట్ల రూపాయలు. 9,000 కోట్ల రూపాయలు. ఒక ఎకరం మీద 50,000 రూపాయలు పడ్డా, మరి 60 అంటే పంట పండిన దానికంటే కూడా ఖర్చు ఎక్కువైందని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు. स्किल डेवलपमेंट स्कैम में राजा महेंद्रवरम जेल में महरूज तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू से उनके बेटे लोकेश बहुब्रह्मणी ने मुलाकात की। उनके साथ TDP लीडर M सत्यनारायण राजू भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान और मायनाज स्पिनर गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में आज इंतकाल हो गया। बिशन सिंह बेदी तवील मुद्दत से बीमार चल रहे थे। वो अपने दौर के अजीम स्पिन गेंदबाज थे और 1967 से 1979 के दरमियान हिंदुस्तान के लिए 67 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 266 विकेट लिए। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए 10 वनडे मैच भी खेले, जिनमें 7 विकेट लिए।
वादे रहे कि बिशन सिंह बेदी, एरपल्ली प्रसन्ना, BS चंद्रशेखर और S वेंकट राघवन एक वक्त हिंदुस्तानी स्पिन गेंदबाजी की जान हुआ करते थे। बिशन सिंह बेदी ने हिंदुस्तान के लिए पहला वनडे मैच जीतने में अहम किरदार निभाया था। अमृतसर में पैदा हुए बिशन सिंह बेदी ने घरेलू सर्किट में दिल्ली की नुमाइंदगी की। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 370 मैचों में 1560 विकेट लिए थे। बांग्लादेश में मालगाड़ी और मुसाफिर ट्रेन में शदीद टक्कर की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के किश्वरगंज में एक मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ी के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत इंतहाई संगीन है। बताया जा रहा है कि ट्रेन हादसा बांग्लादेश की राजधानी ढाका से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर भैरव इलाके में हुआ। मकामी मीडिया ने जाए हादसे पर मौजूद लोगों के हवाले से बताया कि हादसे में कई अफराद जख्मी हुए और कई मुसाफिर तो अभी ट्रेन में दबे या फंसे हुए हैं। दरअसल टक्कर के बाद ट्रेन के कुछ डिब्बों को शदीद नुकसान पहुंचा और कुछ लोग उसी में फंस गए। हालांकि राहत और बचाव कार्य का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड सर्विसेज के एहलकार मौके पर पहुंच चुके हैं और जख्मियों को करीबी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। ভাই দেখেন আমাদের ভৈরবে এই দুর্ঘটনা এই প্রথম। আমাদের ভৈরবেতে এই ধরনের ঘটনা কখনো হয়নি। আজ নিজ চোখে সাক্ষী হলাম এটা। আপনারা সবাই দোয়া করবেন সবার জন্য, মানুষের জন্য। मुंबई में आतिशबाजी के खौफनाक वाक़े में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है। यह हादसा मुंबई के कांदिवली इलाके में पेश आया, जहां एक इमारत आग की जद में आ गई। इस वाक़े में 2 अफराद की हलाकत के अलावा 5 अफराद के जख्मी होने की खबर है, जिनमें 3 की हालत संगीन बताई जा रही है। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की बेटी रगत हुसैन को बगदाद कोर्ट ने 7 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर अपने वालिद की बैंड प्रोविडेंट पार्टी बाथ पार्टी को प्रमोट करने का इल्ज़ाम था। 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसी के साथ इराक में सद्दाम हुसैन की पार्टी का भी उनके इख्तिदार का खात्मा हुआ था, जिसके बाद उनकी पार्टी को तहलील कर दिया गया था और उस वक्त पाबंदी लगा दी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन की बेटी रगत ने 2021 में एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने बाथ पार्टी को प्रमोट करते हुए उसकी कामयाबियां गिनाई थी। दरअसल इराक में पुराने इख्तिदार को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है, यानी पुराने इख्तिदार से जुड़ी तस्वीरें या नारे लगाने वाले किसी भी शख्स पर मुकदमा चलाया जा सकता है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।